आज के दौर में अगर समाज में अपना रुतबा साबित करना हो तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं? मतलब शायद एक बड़ी लग्जरी कार खरीद ली या किसी पॉश इलाके में बड़ा सा घर ले लिया। हाँ, वो आजकल के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल बन गए हैं। बिल्कुल। पर सोचिए कि 1936 के ग्रामीण भारत में यही रुतबा, यही सम्मान सिर्फ एक गाय पालने से जुड़ा था। सही कहा आपने। और मुंशी प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान के केंद्र में यही एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चाहत है। आज हम अपनी इस गहरी चर्चा में इसी बात की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे एक आम किसान का ये सपना औपनिवेशिक काल के ग्रामीण भारत का सबसे कड़वा और सच्चा दस्तावेज बन गया। क्योंकि उस पारंपरिक भारतीय समाज में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। हाँ, वो संपत्ति और सम्मान का प्रतीक थी। यहाँ तक कि उसे धार्मिक पूर्णता से भी जोड़कर देखा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेटस सिंबल को पाने की चाहत कैसे एक अंतहीन दुष्चक्र में बदल जाती है। मतलब स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये किस्मत की बात कम थी और एक ऐसा खेल ज्यादा था जिसके नियम पहले से ही किसानों के खिलाफ रचे गए थे। बिल्कुल। यहाँ हम दरअसल एक व्यवस्थित शोषण यानी सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है होरी महतो, वो केवल गरीब नहीं है, उसे जानबूझकर गरीब बनाए रखा जाता है। अच्छा, मतलब एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था उसके खिलाफ। हाँ, एकदम। जमींदार हो गए या साहूकार और औपनिवेशिक लगान व्यवस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना होरी के लिए करीब करीब नामुमकिन है। ये तो बिल्कुल आज के जमाने के क्रेडिट कार्ड वाले भारी भरकम ब्याज जैसा लगता है। मतलब एक बार आपने छोटा सा कर्ज लिया, फिर ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है और मूल रकम कभी कमी नहीं होती। बहुत सही तुलना की आपने। होरी की पूरी जिंदगी सिर्फ उस सिस्टम का कर्ज चुकाने में निकल जाती है। पर इस क्रूर मशीन के खिलाफ जो आवाज सबसे मजबूती से उठती है वो होरी की नहीं है, वो है उसकी पत्नी धनिया की आवाज। धनिया? हाँ, मतलब वो डरी सहमी महिलाओं वाली छवि से अलग है। बिल्कुल अलग। वो कोई दबी सहमी महिला नहीं है। जब गांव के रसूखदार लोग या पुलिस डराने धमकाने आती है तो जहां सारे मर्द पीछे हट जाते हैं, उन धनिया सामने खड़ी होकर उन्हें खरी खोटी सुनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत हिम्मत की बात है उस दौर के हिसाब से। हाँ, ये दिखाता है कि वो महिलाओं के दमन को झेलते हुए भी सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर लड़ रही है। वो व्यवहारिक और नैतिक रूप से बहुत साहसी है। पर क्या ये कहानी सिर्फ इसी लाचारी और पुरानी पीढ़ी के इर्द गिर्द घूमती है? मतलब एक के बाद एक दुख आ रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा किरदार नहीं है जो इस पुराने सिस्टम को चुनौती दे और बाहर निकले? बदलाव की किरण है इसमें, और वो बदलाव युवा पीढ़ी के जरिए आता है। होरी का बेटा है गोबर, जो पुरानी परंपराओं को सिरे से नकार देता है। अच्छा, वो क्या करता है? वो सिर्फ गांव छोड़कर शहर ही नहीं जाता, बल्कि जूनिया नाम की एक निचली जाति की लड़की से प्रेम करता है और बिना किसी डर के उसे अपने घर ले आता है। ओहो, 1936 के रूढ़िवादी समाज में तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ये कदम कठोर जाति व्यवस्था और पारंपरिक नियमों के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। ये एक तरह से परंपरा और बदलते हुए विद्रोही भारत के बीच का सीधा टकराव है। और शायद यही विद्रोही तेवर इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। पर इतने गंभीर और दर्दनाक विषयों को प्रेमचंद ने लिखा कैसे है? उनका लिखने का तरीका बहुत खास है। उनकी तुलना लियो टॉल्स्टॉय और चार्ल्स डिकेंस जैसे दुनिया के महान लेखकों से की जानी चाहिए। प्रेमचंद की भाषा बिल्कुल सरल और जमीनी है। मतलब वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखते। एकदम नहीं। वो गरीबी का जरा भी महिमा मंडन या रोमांटिसाइजिंग नहीं करते। जो पसीना है, जो भूख और मजबूरी है, उसे बिना किसी सजावट के सीधे यथार्थवाद के रूप में पेश करते हैं। टॉल्स्टॉय से तुलना तो ठीक है, लेकिन सच कहूं तो स्रोतों के आधार पर कुछ कमियां भी नजर आती हैं। हाँ, कमियां तो हैं। जैसे कई जगह उपन्यास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, विशेषकर जो शहरी किरदारों वाली अलग से कहानियां चलती हैं, वो ग्रामीण हिस्से जितनी असली और रोचक नहीं लगती। हाँ, ये एक बहुत ही जायज अवलोकन है। इसके अलावा होरी पर लगातार टूटता दुखों का पहाड़ कुछ पढ़ने वालों के लिए मानसिक रूप से बहुत भारी हो सकता है। बिल्कुल, कभी-कभी लगता है कि बस अब और दुख नहीं झेला जाएगा।
पर शायद यही उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। सही बात है। अपनी कमियों के बावजूद गोदान समय, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाता है। ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक ऐसा आईना है जो उन असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर करता है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। को एक अजीब सी सार्थकता देता है। और सोचने वाली बात यही है, क्या आधुनिक समाज में भी कर्ज और सामाजिक दिखावे का ये चक्र अलग-अलग रूपों में हमारे आसपास मौजूद नहीं है? बिल्कुल है, बस उसका रूप बदल गया है। वही तो, क्या आज भी इंसान किसी न किसी अमूर्त गोदान यानी अपने अंतिम लक्ष्य और सामाजिक स्वीकृति को पाने के लिए जीवन भर ईएमआई और दिखावे की इसी व्यवस्था के आगे जूझ नहीं रहा है?